नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। भ्रष्टाचार का अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत आचरण करता है तो भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को दीमक की तरह खोखला कर देता है। पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं और इसका सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है सामाजिक न्याय पर, आम आदमी के विकास पर और अंततः समाज और देश की प्रगति पर। भ्रष्ट आचरण पर लगाम लगाने के लिए वर्तमान सरकार ने अनेक ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिससे कि देश में एक सकारात्मक परिवर्तन सामने आ रहा है। केंद्र सरकार की पारदर्शी नीति और नीयत का नतीजा है कि आज दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया, इसका पूरा 100 पैसा लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि पूरा का पूरा तंत्र सुधर गया है, बल्कि इसका श्रेय सरकार द्वारा हर स्तर पर बैठाए गए सूचना प्रौद्योगिकी रूपी चौकीदार को भी जाता है, जो इसे हकीकत में तब्दील कर रहा है। लीकेज प्रूफ नकद हस्तांतरण लोगों तक संभव हो रहा है। आज हम भ्रष्टाचार विरोधी उपलब्धियों और उपायों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में मार्च के पहले सप्ताह में G20 देशों की भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की बैठक आयोजित होने जा रही है, जहां इस बात पर मंथन होगा कि कैसे एक समूह के रूप में पूरी दुनिया में G20 देश भ्रष्टाचार की समस्या से निपटे। G20 के अध्यक्ष होने के नाते भारत के पास एक सुनहरा अवसर है कि वो अपनी उपलब्धियों को, अपनी कार्यनीतियों को, अपनी रणनीतियों को दुनिया के सामने रखे और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर संकल्प और उसकी सिद्धि की रूपरेखा भी दुनिया के सामने रखे। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार निरोध, जवाबदेही और पारदर्शिता। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रत्युष सिन्हा जी, जो कि पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं संजय कोठारी जी, जो पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और सबसे पहले प्रत्युष सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबा ब्यूरोक्रेटिक अनुभव आपका रहा, बहुत लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर आप रहे। 2014 के बाद अब तक के 8 वर्षों में और उसके पहले की तुलना में कई दशकों तक जो आपने पूरे तंत्र में पूरी प्रबंधन को आपने देखा, किस रूप में परिवर्तन देखते हैं? नीति के स्तर पर पारदर्शिता में, लाभार्थियों को लाभ हासिल करने की पारदर्शिता में, और जो लाभार्थी है उनको 100% लाभ हासिल हो सके, ये कितना सुनिश्चित हो सका है? धन्यवाद मिश्र जी। 2014 के बाद से कई मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं और ये परिवर्तन कई स्तरों पे किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है संस्थाएं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि कम से कम भ्रष्टाचार व्यवस्था के अंदर हो और लोगों को जो लाभ मिल रहा है वो उन्हें मिलता रहे, उन संस्थाओं को मजबूत किया गया है। दूसरा, सारी प्रक्रिया जो बनी हुई है सरकार में लाभ देने के लिए और सामानों के क्रय विक्रय के लिए, उनमें मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं। और तीसरा, वो सभी कदम उठाए गए हैं जिससे सरकार के कार्यों में पारदर्शिता है। विशेषकर जो लाभार्थी हैं उन तक जो लाभ है उन्हें प्राप्त हो, इसमें सीधा लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया एक बिल्कुल नई प्रक्रिया शुरू हुई है और इससे बहुत सुधार चारों तरफ परिलक्षित हो रहा है। दूसरा, ये निश्चित किया गया है कि जो भी कार्रवाई होनी है वो सशक्त ढंग से हो और एक समय सीमा के अंदर हो। और तीसरा, ये किया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के माध्यम से पूरे तंत्र, पूरे व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और उसमें पारदर्शिता लाई जाए। जी संजय कोठारी साहब, अगर देखें तो एक आमूलचूल परिवर्तन आया, जनधन, आधार, मोबाइल, इसको लिंक करने का मूलभूत परिवर्तन आया। लाभार्थियों तक 100% DBT अंतरित किए जाने का। पहले पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे उनका कोड भी किया जाता है कि दिल्ली से चला पैसा 10 पैसा 15 पैसा लोगों तक पहुंचता, 100% जा रहा। जो लीकेज था, जो बिचौलिए थे, जो बीच के ऐसे लोग थे जो कि कहीं ना कहीं लाभार्थियों के हितों को कहीं डाका डालते थे, वो कितना समाप्त हुआ है और कितना ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा? जो DBT की बात हुई है, ज्यादातर स्कीम में DBT सफल रहा है। इससे पहले अगर 100 रुपये या जैसे आपने कहा 100 पैसे रुपया जब चलता था तो ये नहीं पता लगता था किसी को 70 मिला, किसी को 40 मिला, किसी को 30 मिला। अब 100 का 100 रुपया
पहले लाभार्थी के पास पहुंचता है। इससे सारी पावर इक्वेशन चेंज हो गई है। जी। 100 रुपए जब उसको मिल जाते हैं, उसके बाद अगर सिस्टम में कोई कमी हुई तो उससे मांगते हैं। पहले उसे यही नहीं पता था कि उसे मिलना है 70 या 30 या 100। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है जो कि बहुत ही सराहनीय है। तो एक तो ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। आपने एक और बात भी कही कि बहुत सारे हुए, इस चीज़ के लिए एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर आप ध्यान करें तो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड पोर्ट पर यह कहा कि इंटरव्यू खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ा स्टेप था। अगर आप स्टेप को समझें, उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी। अगर हम टोटल गवर्नमेंट की संख्या देखें तो 3 से 4% होते हैं ग्रुप बी, 5 से 6% होते हैं ग्रुप बी गजेटेड। तो 90% लोगों के लिए इंटरव्यू खत्म हो गया है। बहुत बड़ा कदम था। मेरिट पर सिलेक्शन हो रहा है। इस बात की बड़ी प्राइड थी कि हम मेरिट में सेलेक्ट हुए और हम बड़े सम्मान से लोगों की हेल्प करेंगे। एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा इसमें, ये तो एक स्टेप हुआ। अब हो गए आप फाइनली सेलेक्ट। मान लीजिए आप बन गए IAS अफसर, तो जब पुलिस वेरिफिकेशन होती थी, तो जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोग कहते थे जरा मिठाई का डब्बा दे दीजिए। अब एक और चेंज लाया गया। वो चेंज ये था कि पुलिस वेरिफिकेशन के बिना एक सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पर उनको सेलेक्ट कर दिया गया और ज्वाइन करा दिया गया, और 6 महीने के अंतराल पर वो हो गया। इससे हमने सिटीजन्स का ट्रस्ट जीत लिया है। जी, लोगों तक पैसे पहुंचते ही नहीं थे। अब 2 चीजें हुई, एक तो तकनीक और दूसरे पारदर्शिता। इसका इस्तेमाल कितना युगांतकारी है भ्रष्टाचार को रोकने में? कोई भी व्यवस्था तभी पारदर्शित हो सकती है यदि उसमें ये आश्वस्त किया जाए कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय का आधार लोगों को पता हो और निर्णय का जो परिणाम हो उससे लोग अवगत हों। जो हाल में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के माध्यम से जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों से इन दोनों को बल मिला है, क्योंकि जो भी कार्रवाई की जाती है उसके बारे में लोगों को जानकारी होती है और आपस का जो संपर्क है, जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब आप एक वेबसाइट के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सारी बातें बताई जा सकती हैं, सारे लाभ पहुंचाए जा सकते हैं और उन लाभों का जो प्रभाव हो रहा है उसको आंका जा सकता है। और यदि कोई शिकायत आती है, उस शिकायत का निवारण भी एक समय सीमा के अंदर किया जा सकता है। जी, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के जीवन में और कार्यशैली में भी परिवर्तन आ रहा, समाज के तंत्र में परिवर्तन आ रहा। हम कुछ लोगों की राय दिखाएंगे आपको कि कैसे डीबीटी का 100% सफल अंतरण या फिर जैम या फिर अन्य तकनीकों का उपयोग करके जो लाभ दिए जा रहे हैं वो कैसे लोगों में तब्दीली ला रहे हैं। We are a women MSME and we design and manufacture disposable waterproof toilet seat covers, car seat covers and other hygiene items. In 2018, with the help of Radha ma'am and the Womania team, we onboarded on GEM and have been growing with them ever since. The online monitoring system of GEM ensures complete transparency for all e-commerce activities by securing payment and eliminating the middleman completely. The help desk has ensured quick response and resolution for us even during COVID times. Over the years, GEM has grown and emerged to be the most wonderful supportive platform for all small businesses. Seva Bharat directly promotes multiple women-led collectives such as cooperatives or artisan producer companies, as well as individual nano and micro entrepreneurs. And one of the biggest challenges they face in running their businesses is access to market. GEM, we've seen, is one of the solutions to this problem. The government e-marketplace team or the Womania team has helped Seva Bharat create awareness about this platform, this opportunity in the remotest of communities, as well as trained women to onboard their products and sell these products on the platform. We are very hopeful that onboarding their products on this platform will allow these women to receive an official recognition, especially since the platform is run by the government. भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किसानों को किसान निधि दी जा रही है, ये अपने आप में किसानों के लिए
एक बड़ी और मददगार राशि के रूप में साबित हो रही है। इससे कई बार किसान बीज, खाद, अपने आवश्यकता की चीज़ों को खरीद रहा है। ये बहुत ही बड़ा सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसानों के लिए है। साथ ही हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के मोटे अनाजों को मिलेट्स योजना को सपोर्ट करके उत्तराखंड के गढ़भोज को मुख्य धारा में लाने के लिए जो सहयोग किया, हम इसके लिए सभी किसानों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई है, जिसमें कि हम लोगों को जैविक खाद फ्री में दी जा रही है और हल लगाने के लिए ये लोहे के हल दिए जा रहे हैं और अन्य सारी योजनाओं का जो है हम छोटे तबके के किसानों को काफ़ी फायदा दिया जा रहा है। संजय कोठारी साहब, आपने देखा कि रिएक्शंस अगर देखें तो तकनीक के साथ साथ समाज के उस वर्ग का भी उत्थान, आधी आबादी का उत्थान, वो कंधे से कंधा मिलाकर एक नवाचार और नव उद्यमी के रूप में सशक्तिकरण हो रहा है। कितना अहम मानते हैं सामाजिक सशक्तिकरण के लिहाज से, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से, और सीधा लाभ भ्रष्टाचार पे कितने लगाम के लिहाज से? जो चीज़ अभी कही गई है, भ्रष्टाचार तब होता है जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं हो, जी, अगर से एसओपी नहीं हो। तो अगर हम लोगों ने जब सीवीसी की तरीके से देखा तो 44,000 एप्लीकेशन आती थी, पर कोशिश की कि इसमें क्या सिस्टमिक चेंज चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार रुके। हमने 42 में चेंज किया और उसको डिस्कस किया। अब मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा देना चाहता हूँ, आप सब ने देखा होगा। हमने बैंक में देखा कि बैंक में चीफ चार्टेड अकाउंटेंट वो रखते तो 1 महीने बाद वो लोन देने लगते थे। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनको ट्रेनिंग नहीं थी। कॉलेज की लाइफ और नौकरी में बहुत अंतर होता है। कॉलेज की लाइफ सीखने के लिए होती है, गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी है। उस चीज को देख के हमने कहा कि सभी गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज को 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग होगी। एंड फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की सहमति से 2 नवंबर को ये लॉन्च किया गया कि हर मैनेजर 1 साल की ट्रेनिंग लेगा, क्योंकि इग्नोरेंस के कारण लोग बहुत गलती कर रहे थे। हम सबको ये समझना चाहिए कि हम पब्लिक मनी हैंडल कर रहे हैं, हम अपना पैसा नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो हमारी पूरी अकाउंटेबिलिटी है कि पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं। और इसी के साथ ये कहा मिड सर्विस ट्रेनिंग होगी, जिससे कि जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां रोकी जा सकें। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, आपके G20 के एजेंडा में ये भी कहा गया है कि जो एक और आर्म है ऑफ गवर्नमेंट है ऑडिट, उनको कैसे भ्रष्टाचार के लिए किया जाए। तो एक नया एक्सपेरिमेंट ये शुरू किया गया, जब ऑडिट ऑब्जेक्शन आए तो ऑडिट ऑब्जेक्शन जब बन जाते हैं तो डिपार्टमेंट के लोग के साथ डिस्कस होते हैं। तो जो भी डिस्कस करे CMD या डायरेक्टर फाइनेंस, वो साथ में CBO को भी बुला ले, और जहां पर विजिलेंस एंगल है उसका तुरंत निवारण हो जाए। उससे होता था कि विजिलेंस की जो प्रॉब्लम है तुरंत डिप इन द बट जो कहते हैं कि जैसे उठी खत्म हो गई। तो ये भी चर्चा का एक विषय हो सकता है जब हम G20 की बात करें। जी, निश्चित तौर से। तो आज विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार निरोध, जवाबदेही और पारदर्शिता की। हमारे साथ 2 खास मेहमान, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है, माइसोर सैंडल सोप। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है,
प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, किस तरीके से जवाबदेही ज्यादा तय की गई है, पारदर्शिता बढ़ी है और किस तरीके से भारत दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर सकता है भ्रष्टाचार निरोधी अभियान में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं दो पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रत्युष सिन्हा जी और साथ ही साथ हमारे साथ हैं संजय कोठारी जी। प्रत्युष सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे उपाय हैं, चाहे विधायी उपाय देखे जाएं या फिर संस्थागत उपाय देखे जाएं या फिर लेजिस्लेटिव, या बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनके हिसाब से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही जाती है। ये पहले भी थे। एक स्पष्ट नीति और नीयत दोनों की जो बात कही जाती है, प्रतिबद्धता की जो बात कही जाती है, वो कितनी प्रमुखता से दिखती है वर्तमान सरकार में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसके पहले संवैधानिक संस्थाएं, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जैसी जो संस्थाएं रही, उन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए। अब आज यहाँ पर भारत को खड़ा पाते हैं वो दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश कर सकता है तब जबकि G20 में इसी मुद्दों पर चर्चा होनी है और G20 के अब तक की उपलब्धियों पर भी आगे की राह खोजी जानी है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि आप कितनी भी मजबूत संस्था क्यों नहीं बना दें और किसी भी तरह की प्रक्रिया को कितना भी प्रभावी क्यों नहीं बना दें, यदि उसके पीछे की मंशा ठीक नहीं है, यदि आप उसमें आप सिंसियरली उसको बैक नहीं करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत घट जाता है। इधर कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। एक तो सरकार की तरफ से प्रतिबद्धता है कि किसी भी स्थिति में हम ईमानदारी ही रखेंगे, सारे सरकार के नियमों में, कानूनों में, उनके पालन में, और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। तो इसका प्रभाव चारों तरफ देखने को मिल रहा है। लोग ये जानते हैं कि यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उनको दंड मिलेगा और उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। संजय जी से ही हम एक चीज और जानना चाहेंगे। अब जबकि गुड़गांव में भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की बैठक होनी है, क्या कुछ उपलब्धियां हैं भारत के सामने? अध्यक्ष के नाते अपनी उपलब्धियों को उनके सामने रखें। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे मैंने कहा, कॉलोनियल माइंडसेट से अब हम आ गए हैं अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में। मेरा अपने दर्शकों से, इस देश के सिटीजन से ये कहना है कि ये आपका देश है, आपने आपको मेरिट पर सेलेक्ट किया है, आप उस देश के लिए काम करें, उस देश के लिए। भ्रष्टाचार इसलिए होता है कि आप पैसे देते हैं, तभी तो कोई पैसे लेता है। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जब चेंज किया गया तो उसमें यह भी क्या, पैसा देने वाला दोषी है जितना लेने वाला है। थोड़ी बहुत असुविधा होगी पर हम सबको ये मुहिम चलाना है। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम जल्दी जल्दी करता है तो पहला क्वेश्चन लोग धीरे से पूछते हैं, भाई ये इसका क्या पर्सनल काम है, क्यों कर रहा है इतनी जल्दी से? फिर अगर कहते हैं नहीं पर्सनली है, अच्छा क्या इसका रिश्तेदार है इसके लिए कर रहा है? काम अपनी, आपका देश है, आपके सिटीजन है, आप उनके सर्वेंट है, तो उनका काम आपका करना कर्तव्य बनता है। प्रत्युष जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है भारत का G20 में अगर देखें दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हम कहाँ, कैसे, किस रूप में आगे आकर खड़े हैं और कैसे हमारे जो अनुभव है उसको साझा करते हुए वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार को लगाम लगाया जा सके। संक्षेप में ये मैं कहना चाहूँगा कि 2010 में इस वर्किंग ग्रुप को फॉर्म किया गया था G20 नेशन द्वारा, और इस बार गुड़गांव में जो बैठक होने जा रही है इस कार्य समिति की, उसमें 5 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने रखा है। पहला जो उसका है कि आपस में मिलजुल कर भ्रष्टाचार उन्मूलन, आर्थिक अपराध और जो संपत्ति चोरी की गई है उसको लौटाने, एसेट्स को लौटाने का क्या प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन है, इसके माध्यम से किस प्रकार हम भ्रष्टाचार का सही मुकाबला कर सकते हैं। जहां पहला, मैं बाद में आऊँगा बाकी 3 बिंदुओं पर। पहले पर भारत ने बहुत से काम किए हैं हाल के वर्षों में। लोकपाल नया एक संस्था, नई संस्था बनाई गई है और जो बनी हुई संस्थाएं हैं उनको मजबूत किया गया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि जिसमें जो लोग रहते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, उनकी अपनी निष्ठा और उनकी ईमानदारी संदेह के परे रहे। जहाँ तक आर्थिक अपराधों का प्रश्न है, आप जानते ही हैं
कि अभी कई जगह बड़े बड़े आपराधिक कारनामों को प्रकाश में लाया गया है और जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ मजबूती से कार्रवाई की जा रही है। और तीसरा जहां प्रश्न है कि जो पैसे, जो एसेट्स लेके लोग चले जाते हैं बाहर देशों में, दूसरे देशों में, यहाँ भी, उनको भी आप देखते होंगे कई बार ये समाचार आता है कि वो कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, तो इसलिए उसको भी लौटाने की उपाय की जा रही है। हिंदुस्तान में एक रही है व्यवस्था कि वो रेड फ्लैग करते हैं CNAG अपने रिपोर्ट में। रेड फ्लैग का मतलब ये हुआ है कि ये प्रक्रिया ही का सिर्फ सवाल नहीं है, इसमें उनको भ्रष्टाचार की बू आती है और तब उसमें ये समझा जाता है कि जिस विभाग के CVO हैं वो और CVC इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसको प्रकाश में लाया जाएगा। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, जब भी भ्रष्टाचार किसी भी देश या समाज में होता है तो उसका सबसे बुरा प्रभाव वहाँ की महिलाओं पर पड़ता है जी। और उसको महिलाओं को दो तरह से कि उनकी क्या भूमिका रहे इस करप्शन को दूर करने में और उनके ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। काफी चीजें प्रत्युषित बताया कि हम दुनिया के सामने रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे वादे किए गए। इससे पहले की बैठकों में G20 के कहाँ खड़े हैं, वो जो कमिटमेंट्स किए गए G20 के, उसको कितना लोगों ने पाया? इससे आगे की राह जो होगी उस पर कितनी प्रतिबद्धता से, निष्ठा से लोगों के आगे, देशों के आगे बढ़ने की, संस्थाओं के आगे बढ़ने की जरूरत है। जो इंटरनेशनल केसेस हैं वो 10 साल 15 साल दूसरे देश का पैसे का, उस बारे में चर्चा जरूर की जाए कि जो ऐसे केसेस आए उनको तुरंत निपटाया जाए। भारत में CVC के केसेस में कोशिश की गई है 2 साल से पुराना केस ना रखा जाए, तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो ये डिस्कस किया जाए। एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस देश में अच्छी ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की गई है, तो सबसे बड़ी ऑनेस्ट प्रैक्टिस जो हम लोगों ने गवर्नमेंट के निर्देश पर की गई है कि जब सिलेक्शन करें किसी आदमी का तो इंटीग्रिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हो सकता है एफिशिएंसी पर कॉम्प्रोमाइज हो, पर करप्ट आदमी को नहीं सेलेक्ट किया जाता है, और अगर किया जाए उस पर पूरी अकाउंटेबिलिटी है, जो बहुत बड़ी चीज़ है इस चीज़ के लिए। एंड एक लास्ट चीज़ जो है वो है कि इसमें हम सबको मिलके काम करना है। सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल है कि बार बार बताएं कि क्या चेंजेस करें जिससे अच्छा हो, और हार नहीं माननी है। जब कोशिश करें, इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी तेज़ी से हुआ है, सब मिलके करेंगे तो हम लोग ज़रूर सफल होंगे। और अब G20 में सारा देश विदेश के लोग मिले हैं, अगर हम सब लोग मिलके करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इसमें हार सकें। हमारी जीत निश्चित होगी और उसका लाभ कहीं ना कहीं समाज को, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, और जो अंत्योदय का सपना जो कहा जाता है वो साकार करने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर दीमक है व्यवस्था के लिए तो भ्रष्टाचार है। और मौका होगा गुड़गांव में जब भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक होगी, G20 देशों की, और अनेक वैश्विक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सबकी नज़र लगी होगी कि कैसे आगे की राह निकलेगी। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सभी पक्षों, सरकार, नागरिकों, निजी क्षेत्र और अनेक लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, एक निष्ठा से, सत्यनिष्ठा से। तभी हम इस
दानव से या फिर इस असुर से या फिर इस दीमक से हम मुकाबला कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कोठारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष सिन्हा जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।